Welcome back everyone on English Zone KVS PGT English related। ये हमारा सेशन है जिसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे क्लास 12 की NCERT बुक की चैप्टर से। और इसमें जो आपके चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं आज की इस क्लास में जो MCQs बेस्ड है उसमें द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर चैप्टर से रिलेटेड MCQs हम डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट होगा ये हमारा। इसके बाद के जो चैप्टर्स होंगे पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना डिले के हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट लेसन। नाउ वी हैव हियर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन। सबसे पहले ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन के ऑथर का नेम है ऑप्शन डी, अल्फोंस डोरे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द आंसर। और ये क्या थे? फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ, ये स्टोरी लिखी हुई है। नंबर 2 क्वेश्चन को देखते हैं। Alphonse Doré was from which country? India, France, England and New Zealand. Obviously we have the learn here the French language related chapter and that's why जो belong करते हैं Alphonse Doré, अभी हमने बात की, वो फ्रांस से belong करते हैं। Number 3 we have the story the last lesson highlights which human tendency? Male chauvinism, प्रोक्रेस्टिनेशन, करेज या कॉवर्डिस। ऑप्शन बी है प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बताता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का जो मतलब होता है कि किसी चीज को पोस्टपोन करना, वो उसको करने में डिले करना, ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। विलंब जिसको हम बोलते हैं। क्या यहाँ पे बात है? दिस हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ लर्निंग देयर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको सीखने में विलंब करना। दैट इज द main highlight of this human tendency that was told in this lesson, the last lesson. Number 4 we have the question, what were the things being taken for granted by the people of Alsace? अल्जैक के लोगों के लिए कौन सी चीज थी जो टेकन फॉर ग्रांटेड थी? मतलब ठीक है, हो जाएगा, या बहुत ही एक बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं समझना उस चीज के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझना। टीचर्स ऑफ स्कूल, टाइम एंड स्कूल, पीपल अराउंड, मनी एंड पावर। दैट वाज time and school. Time and school was taken for granted by the people of Alsace. अगला क्वेश्चन है नंबर 5, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज या लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम? ऑब्वियसली लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम ये एक तरीके से सिंबलाइज करता है इस चैप्टर में। और जो अल्फोंस डोरे हैं उन्होंने ये बताया है इस चैप्टर में, लास्ट लेसन में, कि किस तरीके से आपको आपकी लैंग्वेज का पता नहीं होना या उसकी नॉलेज नहीं होना आपको किस तरीके से स्लेवरी की तरफ ले जाती है, दासता की तरफ ले जाती है। आपसे फोर्सफुली कोई काम कराया जा सकता है। जैसे कि जर्मन्स ने फ्रेंच जो लैंग्वेज थी स्कूल से हटा दिया जब उनका एक तरीके से उन्होंने उस पर ओवर पावर कर लिया उस डिस्ट्रिक्ट को जो था उनका, डिस्ट्रिक्ट एल्जैक एंड लोरेन। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है इस लेसन में क्या सिंबलाइज किया गया है, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम के बारे में सिंबलाइज किया गया है। नंबर 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाइंग? चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ, चेंज ऑफ टीचर्स। चेंज इन लाइफ जो था वो सिग्निफाई करता है इस लास्ट लेसन में, चैप्टर में। नंबर 7 क्वेश्चन है, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट? द डॉन ऑफ Prussia in the defeat of French people, the defeat of Prussia या the victory of French या none of these? ऑप्शन ए है the dawn of Prussia in the defeat of the French people। जो सोल्जर्स हैं उनका मार्चिंग, जो सोल्जर मार्च कर रहे हैं और वो अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट, ये क्या बता रहा है कि डिफीट हो गए हैं जो फ्रेंच के पीपल हैं और यहाँ पे एक नए युग का आरंभ हो रहा है। जो जर्मन बर्लिन में के लोग हैं, जर्मन पीपल हैं, वो अब उनका यहाँ पे डॉन हो रहा है, एक तरीके से उदय हो रहा है। अब यहाँ पे उनका आधिपत्य हो गया। ये मार्चिंग जो सोल्जर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम्स टू टीच only German in the districts of Alsace and Lorraine? तो वो है फ्रेंच, लॉरेन, बर्लिन या जर्मनी। दैट इज केम फ्रॉम दी बर्लिन। बर्लिन से ये आदेश आता है कि अब जर्मन लैंग्वेज ही इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में सिखाई जाएगी, नॉट फ्रेंच लैंग्वेज। तो ऑर्डर की बात हो रही है, कहाँ से ये ऑर्डर आया था? दैट वर फ्रॉम बर्लिन। नंबर 8 के बाद 9 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। व्हाट डज इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? इस स्टोरी का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो किस बारे में बात कर रहा है? पावर, मनी, ट्रांजिशन, पीपल। ऑब्वियसली ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहा है
ये स्टोरी जो ट्रांजिशन हुआ है कि आप लैंग्वेज एक तरीके से ट्रांजिशन क्या हुआ है कि जो फ्रेंच पे बर्लिन का आधिपत्य हो गया है, जर्मन्स का आधिपत्य हो गया, ओवर पावर करा हुआ है। और इसके साथ ही साथ अगर आप लैंग्वेज सीखते हो अपनी, तो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो अपने आप को, अपने जो लाइफस्टाइल है, इसके साथ ही साथ अपने आप को एक तरीके से अवेयर कर सकते हो आसपास की चीजों से। ये चीजों का इफेक्ट इस स्टोरी में बताया गया है। तो ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग, एक चीज से दूसरी चीज में जो एक बदलाव है उसके बारे में बात की गई है। नंबर 10 वी हैव why was French reluctant to go to school, wanted to enjoy warm sunlight, wanted to see soldier drill, wanted to enjoy outdoor lesson on participle, was not prepared। तो यहाँ पे है ऑप्शन डी, lesson on participles were not prepared and this was he was reluctant to go to school। next number है number 11, what did French find on reaching the school, people were dancing, school was closed, police patrolling, strange quietness। ऑप्शन डी है स्ट्रेंज क्वाइटनेस, क्योंकि अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पे जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी और फ्रेंच जो कैरेक्टर है, जो लड़का है, वो जब स्कूल पहुंचता है तो उसको देख स्ट्रेंज क्वाइटनेस, एक अजीब तरह की शांति, एक अजीब तरीके का जो एकांत दिखता है वहां पे। नंबर 12, हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास, वीक स्टूडेंट्स, टीचर्स, मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, विलेज एल्डर्स। डी विलेज एल्डर्स, क्योंकि लास्ट लेसन था मिस्टर हैमल का, तो विलेज के जो विलेज पीपल भी थे, जो एल्डर्स भी थे, वो भी आए उनके लास्ट लेसन को सुनने, क्योंकि एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर थे जो बहुत टाइम तक यहाँ पे जॉब किया था, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई सबको, और वो विलेजर्स फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखे। तो वहां पे जो ऑक्युपाई हुआ था स्कूल में, जो क्लास थी उसकी लास्ट बेंच जो ऑक्युपाई करी थी, दैट वर ऑक्युपाइड बाय द विलेज एल्डर्स, वहां पे वो बैठे थे। 13 के बाद 13 नंबर है, व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज, बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। ऑप्शन डी, मिस्टर हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर की वजह से जो फ्रेंच था वो बहुत सरप्राइज था, क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखता था और फ्रेंच टीचर को भी डिसलाइक करता था, और इसी वजह से हैमल जो थे, मिस्टर हैमल थोड़े से स्ट्रिक्ट थे उसके लिए कि आप फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, यू आर फ्रॉम द फ्रेंच कंट्री। तो ये इस तरीके से जब लास्ट डे था मिस्टर हैमल का, तो मिस्टर हैमल थोड़े से पोलाइट थे, नॉस्टैल्जिया, थोड़े ग्रीफ में थे, और उनको अपनी पैट्रियोटिज्म, जो एक अपना लगाव है अपने देश के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए, उसकी वजह से अब उसको सब छोड़ना पड़ रहा है उनको, इस वजह से वो बहुत दुखी थे, और आज वो बहुत ही काइंड एंड पोलाइट वे में सबसे बातें कर रहे थे। नंबर 14 क्या है, व्हाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, फ्रेंच क्यों रिग्रेट, शर्मिंदा और दुखी अपने आप को महसूस कर रहा था। फॉर रीचिंग लेट, फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल, या फॉर चेंज ऑफ गवर्नमेंट, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, अपनी मदर टंग मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसको ना सीखने की वजह से वो बहुत ज्यादा रिग्रेट और सैड फील कर रहा था। नंबर 15, whom did Mr. Hamill blame for not sending student to school? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, वॉचमैन। पेरेंट्स को ब्लेम किया अपनी लास्ट लेसन में, जो वो बहुत लास्ट लेसन में काफी बातें करी उन्होंने, जो विलेजर्स थे उनके साथ बहुत सी चीजों को बताया, और उन्हें बताया कि पेरेंट्स आर दी ओनली पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, कि जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, और वो बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज सीखने से कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड हो रहे हैं, अब उनको वो फ्रेंच लैंग्वेज उनकी मदर टंग है वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो इसका पूरा जो ब्लेम, एक तरीके से दोषारोपण जो होता है मिस्टर हैमल जो करते हैं, वो पेरेंट्स को करते हैं, माता पिता को करते हैं। 16 वी हैव, व्हाट डिड हाउजर ब्रिंग, स्वीट, चिल्ड्रन या फ्रेंड्स, ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर लेके आता है यहाँ पे इस स्टोरी में, जो मिस्टर हाउजर होता है वो लेके आता है ओल्ड प्राइमर। 17, व्हाट मे फ्रेंड्स फॉरगेट मिस्टर हैमल्स रूल एंड क्रैंकीनेस, पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बसेस ऑन द स्ट्रीट्स, या आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे ये था, ये अब वो जो एक क्रैंकीनेस था मिस्टर हैवेल का, और एक रूलर जो उनका स्पिरिट था, आप कह लो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे तो वो चाहते थे सब सीखें, इस वजह से जब कोई बच्चा नहीं सीखता था फ्रेंच लैंग्वेज को तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, रूड हुआ करते थे और क्रैंकी हुआ करते थे। तो ये सब चीजें मिस्टर हैमेल के लिए बारे में फ्रेंच जो बॉय था वो क्यों भूल गया, क्योंकि अब उसको पता था कि ये
जा रहे हैं यहाँ से, इसलिए वो सब चीजें अब वो इग्नोर कर दिया और उसके माइंड से ये सब चीजें निकल गई। उसको था कि अब ये जा रहे हैं, अब हमें फ्रेंच लैंग्वेज कौन सिखाएगा, क्योंकि फ्रेंच हमारी मदर टंग है तो हमें वो सीखना जरूरी है। नंबर 18 वी है फॉर whom हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हैमिल सर्व द स्कूल। ये बात हमने स्टार्टिंग में ही की थी, स्टोरी में ही। तो 40 ईयर्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 40 ईयर्स तक उन्होंने स्कूल में पढ़ाया था। मिस्टर हैमिल ने एज अ टीचर सर्व किया स्कूल को, एज अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। Number 19 we have where did the parents send their children? स्कूल, कोचिंग, फार्म्स एंड मिल्स एंड मूवीज। फार्म्स एंड मिल्स में बच्चों को भेज दिया करते थे, जिसके लिए मिस्टर हैमिल ने उन्हें ब्लेम भी किया कि आप लोग ही वो रीजन हो जो बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाते, स्कूल नहीं आते, क्योंकि आपको उन बच्चों से काम करवाना होता है और आप उससे अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए उनको मिल्स या फार्म्स में भेज देते हो। Number 20, why were the parents sending their children to farms and mills? To play, to meet friends, to meet relatives, to earn money. To earn money means पैसा कमाने के लिए पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को फार्म्स एंड मिल्स में भेज दिया करते थे। टू अर्न मनी, सिर्फ क्या, किस लिए, पैसा कमाने के लिए। नॉट टू लर्न एनीथिंग, नॉट टू लर्न देयर मदर टंग। 21 we have why did the villagers came to meet Mr. Hamill in school? To complain, to say goodbye, to gossip, to show gratitude. तो ऑप्शन डी होगा, to show gratitude is the answer, क्योंकि विलेजर्स जो थे, मिस्टर हैमिल बहुत ही एक्सपीरियंस और 40 ईयर से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे और एक बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस हो गई थी उनकी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से, जो विलेजर्स थे। आसपास का छोटा एरिया था, डिस्ट्रिक्ट था, और 40 ईयर से कोई टीचर होगा, वही पढ़ा रहा होगा स्कूल में, तो ऑब्वियसली उससे लोग कनेक्टेड होंगे, उसको जानते होंगे। तो अपनी एक रिस्पेक्ट, अपना एक कृतज्ञनेस देने के लिए, जो अपनी कृतज्ञता होती है उसको देने के लिए, और उनके विलेजर्स के हार्ट में मिस्टर हैमिल के लिए जो रिस्पेक्ट थी उसको शो करने के लिए, उस वजह से जो पेरेंट्स थे या विलेजर्स थे वो आए थे लास्ट लेसन को अटेंड करने। Why did Mr. Hamel call the French language the most beautiful? और क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रेंच लैंग्वेज को मिस्टर हैमिल ने क्यों बहुत एक सुंदर लैंग्वेज बोला या एक बहुत अच्छी लैंग्वेज बोला। यहाँ पे अच्छी लैंग्वेज होगी, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिक, इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, द पीपल वर फ्रॉम फ्रेंच एंड नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, इसीलिए इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोला है। और फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी बोली जाती है, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज। 23 we have what was France expected to be prepared for at school that day? सॉन्ग, डांस, ऐसे राइटिंग, पार्टिसिपल्स के बारे में उसको जो मिला था होमवर्क, उसके बारे में वो सोच रहा था। When number 24, when people are enslaved, what key do they have to the prison? According to Mr. Hamill, what key? Their mother tongue. उनकी मदर टंग है जो उस प्रिजन से उनको निकाल सकती है, उस स्लेवरी के जो एक प्रिजन है उससे उनको बाहर निकाल सकती है। एंड द ओनली की दैट इज दी टू लर्न दियर मदर टंग। अपनी मदर टंग को सीखना ही उन्हें दास्ता से मुक्ति दिला सकती है, जो अब फिलहाल अभी वो enslaved हैं under the German people, under the Berlin people. 25 we have what did France notice that was unusual that day? Quietness in the school, soldiers in the school, crowd in school, या all the above? यहाँ पे होगा quietness in the school. फ्रेंच नोटिस, जब वहां पे फ्रेंच पहुंचता है स्कूल में तो इसको एक अनयूजुअल डे लगता है, क्योंकि एक क्वाइटनेस थी स्कूल में, शांति थी। अब बर्लिन का आधिपत्य हो गया था, जर्मन लैंग्वेज सिखाई जानी थी स्कूल में, फ्रेंच को अब वहां से हटा दिया गया था फ्रेंच लैंग्वेज को। तो इसी वजह से एक था कि हमारी कंट्री में ही हमारे ऊपर यहाँ पे कोई और हमें यहाँ पे बता रहा है फोर्सफुली कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस रीजन से देयर वाज अ क्वाइटनेस इन द स्कूल। Number 26, what had been put up on the bulletin board that day? Teach only French, speak only English, teach only German, या teach all of these? तो क्या था वहां पे नोटिस बोर्ड में या बुलेटिन बोर्ड जो था? teach only German. Yes, ये वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे उस दिन लिखा गया था स्कूल में कि अब से यहाँ पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी।
27 we have, what changes did the order from Berlin cause in the school that day? Hustle, yeah, people were happy, teachers were sad, strange quietness and sadness. तो ऑप्शन डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस. क्या चेंजेस बर्लिन से जो ऑर्डर आया था वो क्या चेंज उस दिन स्कूल में लेके आया या किस वजह से स्कूल में उस दिन चेंजेस हुए? तो वो था चेंजेस क्या था? सैडनेस, स्ट्रेंज सैडनेस, क्वाइटनेस एंड सैडनेस. 28 व्हाट चेंज फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमेल एंड स्कूल? पुलिस पेट्रोलिंग, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, स्ट्रिक्ट वर्ड्स फ्रॉम मिस्टर हैमेल या ओल्ड प्राइमर? What changed Mr. Fran's feeling about Mr. Hamel and school? Mr. Hamel और स्कूल के बारे में फ्रेंच की जो फीलिंग थी किसने उसको चेंज किया? दैट वाज ऑप्शन बी ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन. बर्लिन के ऑर्डर ने, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाएगी. देखिए क्वेश्चन बहुत अजीब तरीके से या थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा जा रहा है, थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है, दूसरे वे में पूछा जा रहा है. ओवरऑल लैंग्वेज के बारे में ही यहाँ पे बात हो रही है. तो ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन मेड changed French feeling about Mr. Hamel and school. और वो ऑर्डर आप सभी जानते हो क्या था. 29 we have, what made French and the people realize about the preciousness of their mother tongue? Mr. Hamel's word, school order, sudden order from Berlin या school principal? Sudden order from Berlin made French and people realize about their preciousness of their mother tongue कि हमको मदर टंग सीखनी ही चाहिए, क्योंकि अब मदर टंग तो पढ़ाई ही नहीं जाएगी तो हम सीखेंगे कहाँ से? तो अब जो चीज एक बार मिलती है, जब अगर वो बहुत इजीली कोई चीज मिलती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, और अगर वही चीज हमें मिलनी बंद हो जाती है तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है. यही सेम सिनेरियो था फ्रेंच पीपल के साथ में. जब उनको फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल में पढ़ाया जाना बंद हो गया, अब उनको फ्रेंच लैंग्वेज की जो एक इम्पोर्टेंस थी वो समझ में आने लगी. और यहाँ पे वही सब चीजें थी कि जो चेंजेस हुए स्कूल में, या फ्रेंच के जो फ्रेंच बॉय था उसके जो बॉडी लैंग्वेज में या उसके नेचर में, उसके इमोशंस में जो चेंजेस आए, क्या चीज वो रियलाइज किया. और साथ ही साथ जो पीपल थे, लोग थे फ्रांस के इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के, एल्जैक एंड जो अदर डिस्ट्रिक्ट था उसके, वो सब लोग अब समझने लगे कि हमें अपनी लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए था. 30 क्वेश्चन है. एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट. तो यहाँ पे होगा थंडर क्लैप का मतलब होगा स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड. Number 31, what did Mr. Hamel bring for his class on his last day in the school? New pens, new notebooks, sweets and story books. न्यू नोटबुक्स लेके आए थे मिस्टर हैमल जब वो अपने साथ में, जब उनका लास्ट डे था उस स्कूल में, उनकी क्लास में. 32 we have, last lesson story was written in which year? 1869 to 1870, 1870 to 71, 1872 to 73, 1872 to 72. तो यहाँ पे है ऑप्शन बी 1872 1871. ऑप्शन बी करेक्ट है. लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन 1872 1871 ईयर. 33 we have, don't go so fast, you will get to your school in plenty of time means getting late, very early, not early, early enough. या यहाँ पे है ऑप्शन डी early enough. don't go so fast, you will get your school in plenty of time. मतलब आप बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने में, तो इतने फास्ट मत चलो. तो यहाँ पे है early enough, मतलब बहुत जल्दी का मतलब हुआ इसका. 34 है, what was there in front of bulletin board? children, police, hawkers या crowd? तो है a crowd. bulletin board के पास में क्या था, उसके सामने क्या था? एक जमावट थी, एक जमावड़ा था लोगों का, जो फ्रेंच पीपल थे, फ्रेंच स्टूडेंट्स थे, फ्रेंच विलेजर्स थे, उनका जमावड़ा था जब उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पढ़ा कि अब से ओनली टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जानी है. ये इसकी वजह से लोग उसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने इकट्ठा हुए. 35 we have, what bad news used to come from the bulletin board? lost battles, the draft, orders of commanding officers, all of these. यहाँ पे होगा ये बैड न्यूज जो थी वो बुलेटिन बोर्ड से आई. बुलेटिन बोर्ड में ये सब चीजें लिखी हुई थी कि बैटल हम हार गए. इसके साथ ही साथ ड्राफ्ट एक था जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड था कि लैंग्वेज कौन सी पढ़ाई जाएगी, ये सब चीजें. एंड साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर का वहाँ पे ऑर्डर था, तो ऑल द अबव करेक्ट होगा.
Number 36, which language would the student study from the next day? नेक्स्ट डे से मीन्स अगली सुबह से बच्चे या स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे? इंग्लिश, जर्मन, डच या फिर स्पेनिश? जर्मन लैंग्वेज, ऑप्शन बी। 37, what does the expression in great dread of scolding means? In great dread of scolding means to be happy about it, to very badly scared of scolding, to be indifferent, या है none of these? Very badly scared of scolding. Number 38, why was French was shocked to see Mr. Hamel? Because of his formal dress, because he gave sweets, because he had a flower in his hand, all of these. ये होगा because of his formal dress. 39, what attitude of Mr. Hamel surprised friends? Son, soft and kind, rude, firm and strict, none of this. Soft and kind, क्योंकि आज लास्ट डे था तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही काइंड थे उस दिन जब उनका लास्ट डे था उस स्कूल में, और वो अपनी लास्ट लेसन देने जा रहे थे बच्चों को। Number 40, who was Mr. Hamel? A spy, language teacher, soldier या है आपका स्कूल प्रिंसिपल? लैंग्वेज टीचर और किस? एंड नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर सेकंड इज दी लॉस्ट स्प्रिंग. दिस इज द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग जिसका नेम है, और ये फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी से ली गई है, जो कि केवीएस पीजीटी से रिलेटेड है, सब सिलेबस में इंक्लूडेड है आपके। तो नंबर 1 एंड 2 क्वेश्चंस है। हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग? इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, कौन इसका ऑथर है इस चैप्टर का? लॉस्ट स्प्रिंग जो है, जेम्स बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति, अनीश जंग। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अनीश जंग इज द करेक्ट आंसर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके एमसीक्यूज को थोड़ा सा आप ये समझ लीजिएगा कि ये चैप्टर का समरी मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो रिलेटेड है चाइल्ड लेबर से। डेप्राइव्ड चाइल्ड, जो बच्चे अपने बचपन में अपनी जो बचपना एक होता है उससे वंचित हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर पावर्टी, बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ देयर फैमिली एंड पेरेंट्स। तो यहाँ पे इसी चैप्टर में अनीश जंग ने ये बात बताई है, उनके 2 इंसिडेंट होते हैं वो अपनी लाइफ में फील करते हैं जहाँ पे वो ऐसे ही डेप्राइव्ड बच्चों के साथ मिलते हैं, और जो एजुकेशन और जो एक चाइल्डहुड की जो इनोसेंस होता है वो कहीं वो खो चुके होते हैं, और उनके बारे में बात करता है ये चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें अनीश ने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से देखते हो कि हमारे आसपास कैसे डिप्राइव्ड बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो अपने बचपने में मूलभूत जो उनकी एक आवश्यकताएं होती है, नीड होती है, वो उनको नहीं मिल पाता है, और वो किस तरीके से सफर करते हैं क्योंकि उनको ना एडुकेशन मिलती है उस हिसाब से जो बच्चों को चाहिए होती है, और साथ ही साथ ना ही उनको वो सब चीजें मिल पाती हैं जो एक कॉमन मैन के बच्चों या एक जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को। तो चाइल्ड लेबर और साथ ही साथ डिप्राइवेशन ऑफ द एजुकेशन एंड इन सब बारे में इस क्लास में, इस चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग में बात की है अनीश जंग ने। तो कौन है इसके ऑथर की बात करी हमने, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2 की बात करते हैं। दिस स्टोरी इज एन एक्सवर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? इंपॉर्टेंट है। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड या अनवेलिंग इंडिया, ब्रेकिंग द साइलेंस, या सॉन्ग ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका फुल टाइटल जहां से ये चैप्टर लिया गया है वो है, जिस बुक से लिया गया है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन चाइल्डहुड यही मतलब जो बचपना है एक बच्चे का वो कहीं ना कहीं चुरा लिया गया है, कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ देयर फैमिली कंडीशन, बिकॉज ऑफ देयर पावर्टी, ये चीजें उनके साथ हुई हैं। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ये चैप्टर लिया गया है, लॉस्ट स्प्रिंग जिसका नेम दिया गया है। नंबर सेकंड के बाद थर्ड चैप्टर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? रिच पीपल, गार्बेज, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, हर वर्क्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पुअर चिल्ड्रन के बारे में और उनके एक्सप्लॉयटेशन, उनके शोषण के बारे में इस चैप्टर में एनालाइज किया हुआ है ऑथर ने। इस स्टोरी में एनालाइजेशन जो हुआ है वो है कि किस तरीके से बच्चे अपने एक जो बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक जो नेसेसिटीज है उससे वो डिप्राइव्ड है, उससे वो, और उनका किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इस बारे में उन्होंने बात करी है इस चैप्टर में। नंबर 4 वी हैव, what is the central theme of the story Lost Spring? Pitiable poor children and their lost childhood, garbage,
साहिब एंड मुकेश एंड स्प्रिंग सीजन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, पिटेबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। ये सेंट्रल थीम है इस स्टोरी की, तो लॉस्ट स्प्रिंग की। और बाकी दो कैरेक्टर जो है इसके, साहिब आलम एंड मुकेश, ये दो कैरेक्टर हैं इस स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन डू टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? ग्रीड, एक्सट्रीम पॉवर्टी, फियर, या है इनका पेरेंट्स। मतलब कौन से ऐसे फोर्सेस हैं, कौन सा ऐसी चीज है जो कि बच्चों को एक शोषण भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया हुआ है, आपको बताना है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, एक्सट्रीम पॉवर्टी। मीन्स गरीबी जो है, ये चीजें हैं जो बच्चों को एक एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड लाइफ जीने को मजबूर किया हुआ है। इसमें अनीश जंग ने ये बात करी है। नंबर 6 क्वेश्चन को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर पेरेंट्स? ऑथर के अकॉर्डिंग से गार्बेज पेरेंट्स के लिए क्या है? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ जॉय, मीन्स ऑफ सॉरो, या मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। गार्बेज क्या है उनके लिए? मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। जो यहाँ पे है, पेरेंट्स जो हैं, जो एक्सप्लॉइटेड बच्चे हैं, जो पॉवर्टी की लाइफ जी रहे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए गार्बेज क्या है? मतलब वो कहीं कूड़ा देखते हैं जो इकट्ठा करते हैं, वो उनके लिए क्या होता है? सर्वाइवल, जीने का एक साधन है। क्योंकि उसी को कहीं ना कहीं वो बेच करके, उसी को इकट्ठा करके जब वो इसको बेचते हैं तो वहां पे फिर क्या होता है, उनको पैसे मिलते हैं और वो ही वही उनका साधन है सिर्फ जीने का। उनके पास कोई अदर चीज नहीं है जिससे वो पैसे कमा सकें। तो गार्बेज फॉर पेरेंट्स आर means for survival. Next one we have number 7 question. According to the author, what was garbage for children? Means of entertainment, means of time pass, means of playing, या a wander? ऑप्शन डी, a wander। ठीक है, यहाँ पे होगा ऑप्शन डी करेक्ट है। मीन्स जो गार्बेज जो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या है? मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। तो बच्चों के लिए वही गार्बेज क्या है? अ वॉन्डर। Number 8 we have, who was Sahib? A shopkeeper, servant, rag picker, all. Option C is the correct answer. rag picker होगा। साहेब ए आलम जो पहली स्टोरी जो अनीश जंग बताते हैं, तो यहाँ पे वो जो बच्चा होता है वो क्या करता रहता है, किस काम को वो करता है इस स्टोरी में? दैट इज ऑप्शन बी, रैक। ऑप्शन सी, रैक पिकर। जो कूड़ा बीनने वाले, गार्बेज वाले होते हैं उनको बोलते हैं कूड़ा बीनने वाला, दैट इज रैक पिकर। ओके, ये बोलते हैं उनको। नंबर 9 वी हैव, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर? एक्स, गोल्ड, कॉइन्स, टॉयज। ऑप्शन बी है गोल्ड। साहेब वाज लुकिंग फॉर गोल्ड। नंबर 10 वी हैव, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? यस, यस ही अर्न मनी, नो अर्निंग, नो अर्निंग बट नो फ्रीडम। Number D is the answer. Sahib was not happy of working at a tea stall क्योंकि वहां पे कोई उसको फ्रीडम नहीं थी। जो रैक पिकर का वो काम करता था उसमें उसको फ्रीडम थी, बट यहाँ पे कोई अर्निंग भी नहीं थी और कोई उसको फ्रीडम नहीं थी अपनी लाइफ को या अपने हिसाब से काम करने की। नंबर 11 भी है, व्हाट डिड साहिब आलम नॉट गो, व्हाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? कि वो किस वजह से साहिब आलम जो था वो स्कूल नहीं गया? नॉट इंटरेस्टेड, हैड नो मनी टू पे फी, वांटेड टू गो फॉर मूवी, वांटेड टू अर्न मनी। तो यहाँ पे है ऑप्शन बी है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे फीस जमा करने के लिए, इसीलिए वो स्कूल नहीं जाता था। नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? ओनर, रिच मैन, पुअर मैन, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जो बच्चे का नाम था इसमें वो था साहिब आलम, जिसका मतलब होता है इस पूरे विश्व का, यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का जो है भगवान जो बोलते हैं, वो मीनिंग है साहिब आलम का। बट इस अपने नाम के उल्टा ऑपोजिट को काम कर रहा है, रैक पिकिंग का काम कर रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके पास मनी नहीं है पे करने के लिए फीस। तो ये जो एक्चुअल लाइफ वो जी रहा होता है वो ऐसी होती है, बट जबकि उसका नेम जो होता है वो होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहिब आलम। नेक्स्ट नंबर वी हैव 13 number question. What was Sahib employed? At a tea stall in Seemapuri, at a sari shop, at a jewelry shop, या एट अ स्वीट शॉप? तो यहाँ पे है ऑप्शन ए, एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। सीमापुरी में वो जब आप वहां से इसको एक तरीके से रिफ्यूजी के वे में आया था ये बांग्लादेश से, तो यहाँ पे सीमापुरी में दिल्ली में आकर के वो रहता था, वहां पे वो उसकी फैमिली रहती थी। तो उसको क्या था,
कहाँ पे उसकी एम्प्लॉयमेंट हुई या कहाँ पे वो नौकरी कर रहा था? एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी. ऑप्शन ए इज द आंसर. नंबर 14, why is the author calling garbage as gold in this story? गोल्ड, जो स्टोरी की जो बात करी हमने कि वो रैक पिकिंग में वो क्या ढूंढ रहा था? गोल्ड ढूंढ रहा था कूड़ा बीनने में. तो वो रैक पिकिंग मतलब गार्बेज जो है वो उसके लिए गोल्ड के समान है, क्योंकि उससे उसकी जीविका चलती है. तो यहाँ पे है, व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन दिस स्टोरी? गोल्ड क्यों बोल रहा है ऑथर गार्बेज को, कूड़े को इस स्टोरी में? बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, बिकॉज ऑफ इट्स इनकेशमेंट वैल्यू. तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा. इसकी जो वैल्यू है फॉर द पुअर एंड फॉर द पीपल हु आर इन दिस प्रोफेशन या हु आर फोर्स टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, दे फॉर देम गार्बेज इज लाइक गोल्ड. नंबर 14 के बाद 15 है, what do the boys appear like to author in this story? Morning cows, evening cows, morning birds, evening birds. Option C, morning birds. Number 16, name the birthplace of the author. USA, California, Koch या राउरकेला. ऑप्शन डी है राउरकेला इज द आंसर. ओडिशा. नेम ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर, जो ऑथर है रईस जंग, उनका बर्थ प्लेस जो है वो राउरकेला ओडिशा में है. Number 17 we have, what does the title Lost Spring symbolize? Lost Spring जो टाइटल है इस चैप्टर का, नंबर 2 ऑफ द क्लास 12 बुक एनसीईआरटी, उस सिंबलाइज क्या करता है लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, या है ऑटम सीजन, लॉस्ट मनी या लॉस्ट एज? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. यस, लॉस्ट स्प्रिंग जो सिंबलाइज कर रहा है वो लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, मतलब एक जो बचपन होता है, एक जो एक हेल्दी, एक इनोसेंस रिलेटेड जो बचपन होता है, जिसमें बचपने में एक बच्चा सब कुछ सीखता है, समझता है, और वो यहाँ पे क्या है, बच्चे को एक डिप्राइव्ड लाइफ, एक फोर्स्ड लाइफ जीने को मजबूर हो रहा है वो बच्चा, जो कि एक ब्लूमिंग चाइल्डहुड होती है एक बच्चे की, एक चाइल्ड की, वो कहीं ना कहीं ये खो रहे हैं ये बच्चे, जिनके बारे में इस लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में ऑथर ने बात की है. नंबर 18, साहेब hailed from which place? Delhi, Simapuri, green fields of Dhaka या है नन? तो ऑप्शन है ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, बांग्लादेश से ये आया हुआ है. तो साहेब hailed from which place? That is from green fields of Dhaka. Number 19 we have, why did Sahib go through garbage dumps? साहेब गार्बेज ड्रम्स पे क्यों जाता है? टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, अ रूपी, अ 10 रूपी नोट, या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो इन सब की तलाश में कि गार्बेज में कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसी चीज मिल सकती है जो मेरे लिए अच्छी होगी, या मेरे लाइवलीहुड के लिए या मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सही होगा. वो उसकी तलाश में डंप में जाता है जहाँ पे कूड़े पड़े होते हैं, उनको देखता है, उनसे निकालता है हर चीज को कि मुझे कुछ भी चीज यहाँ पे मिल सकती है अनएक्सपेक्टेड. नंबर 20, व्हाई डिड साहिब लीव हिज हाउस? साहिब ने अपना घर क्यों छोड़ा? बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, टू एंजॉय लाइफ ऑफ लीजर, टू फाइंड फ्रेंड्स, टू गो टू कॉलेज. तो ऑप्शन ए होगा, बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मीन्स यहाँ पे बात हो रही है कि उसने ढाका में ग्रीन फील्ड, ढाका में जो घर था उसका उसने क्यों छोड़ा? क्योंकि तूफान की वजह से उसका घर की फील्ड जो थे वो बह गए थे, बारिश के साथ तूफान आया था, एंड दैट्स व्हाई ही लेफ्ट हिज हाउस. नेक्स्ट नंबर 21, व्हाट फोर्स साहेब टू बी अ रैक पिकर? हार्ड वर्क, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम, या एक्यूट पॉवर्टी? ऑप्शन डी इज द आंसर. एक्यूट पॉवर्टी इज द आंसर. Number 22, where is Simapuri? In Noida, South Delhi, North Delhi, या East Delhi? That is in East Delhi. Option D is the answer. सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली में सीमापुरी जगह पड़ती है. अगला क्वेश्चन है नंबर 23, व्हाई डिड साहिब लीव ढाका? ऑप्शन को हम यहाँ पे करेंगे ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनफ फूड इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि जो तूफान में उसका घर, उसकी जमीन बह गई थी, और इस वजह से बहुत पॉवर्टी या एक तरीके से स्टारवेशन, एक तरीके से भूखमरी हो चुकी थी वहां पे. तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनफ फूड, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट ढाका. नंबर 24, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद? पेरेंट्स, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स, ऑल ऑफ दीज?
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ डी इज करेक्ट आंसर। फिरोजाबाद ये नंबर सेकंड चैप्टर स्टोरी की बात हो रही है इसी चैप्टर में, लॉस्ट स्प्रिंग में, जिसमें मुकेश कैरेक्टर से रिलेटेड बात होती है। ऑथर बात कर रहा है who are responsible for the poor condition of Bengal market in Firozabad? Firozabad is famous for Bengal market, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। For what Firozabad is famous? तो बेंगल मार्केट कांच के सामान के लिए बहुत फेमस है, चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है फिरोजाबाद। तो यहाँ पे है कि फिरोजाबाद की पुअर कंडीशन के लिए जो बेंगल मार्केट है, मेकर्स हैं, उनकी पुअर कंडीशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पेरेंट, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 25 we have what effort can help Mukesh materialize his dream of becoming a car driver? Hard work, going to garbage, going to garage, guidance of his owner, all of these। यह है यहाँ पे all of these। क्योंकि वो मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइवर बनना चाहता है, तो कौन सी चीज उसके ड्रीम को, कार ड्राइवर बनने के ड्रीम को मेटेरियलाइज कर सकती है? हार्डवर्क उसका, उसका गैराज में जाना, और उसके पेरेंट्स का, जो उसके ओनर होते हैं, सॉरी जो गैराज के ओनर होते हैं, उनका गाइडेंस उसको इस चीज को मेटेरियलाइज करने में हेल्प कर सकता है। नंबर 26 भी है व्हाट आर दी हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री? ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने का क्या हैजार्ड्स है, वहां की क्या बुराइयां हैं वहां पे? पुअर हेल्थ, impaired vision, miserable life, all of these is the correct answer। क्योंकि जो कंडीशन है बेंगल मेकर्स की, वो है उसकी वजह से पुअर हेल्थ है उनका, इम्पेयर्ड विजन है क्योंकि इतना बारीक काम करना होता है, बहुत माइन्यूट चीजें करनी होती हैं, नक्काशी करनी होती है, कांच को कुरेदना पड़ता है, और उनकी मिजरेबल लाइफ। ये सभी कंडीशंस जो है बेंगल इंडस्ट्री के ग्लास के वर्किंग लोगों की एक हैजार्डस कंडीशन है। नंबर 26 के बाद 27 क्वेश्चन है हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद? ब्यूरोक्रेट्स, मर्चेंट्स, पॉलिटिशियंस, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ऑप्शन डी, the glass blowing industry। Number 28, what is the function of glass blowing industry? To make windows, to make doors, to mold glass, या to mold glass and make colorful bangles। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हम करेक्ट आंसर करेंगे। What is the function of glass blowing industry? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का जो फंक्शन है, काम है, वो क्या है? ग्लास को मोल्ड करना और कलरफुल बैंगल्स बनाना, कलरफुल चूड़ियां बनाना। ये है इसके बाद हम आगे जो चैप्टर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वो हमारा होगा डीप वाटर से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। नंबर 3 चैप्टर ऑफ क्लास 12 आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, एमसीक्यूज आ सकते हैं वहां से, तो कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, पढ़ना है। 29 we have what makers did the what makes the working condition of the children worst in the glass industry? ग्लास इंडस्ट्री में बच्चों की जो कंडीशन है, वो वर्किंग कंडीशन है, वो किस चीज को, कौन सी चीज ऐसी है जो उसको वर्स्ट बना रही है? डार्क नीक सेल्स without light and air, dazzling and sparkling of welding lights, high temperature, all of these and all of these are the correct answer। क्योंकि जहाँ पे मोल्डिंग का काम हो रहा है, नक्काशी का काम हो रहा है, ग्लास पे चूड़ियां बनाई जा रही हैं, वहां पे ये सब चीजें हैं। एक डार्क सेल्स हैं, विदाउट लाइट एंड एयर, बहुत पास पास घर बने हुए हैं उस एरिया में। स्पार्कलिंग जो हो रही है, डैजलिंग जो हो रही है, आवाज आ रही है, और स्पार्क जो हो रहा है, जब वेल्डिंग हो रही है लाइट्स की, बिकॉज ऑफ दैट, एंड हाई टेम्परेचर वहां पे है, एंड दैट्स व्हाई दीज ऑल आर दी थिंग्स दैट आर मेकिंग the working condition of the children worse in the glass industry। Number 30 we have what excuse do the rag picker give for not wearing chappals? चप्पल ना पहनने का रैग पिकर जो है, जो कूड़ा बीनने वाला है, वो क्या एक्सक्यूज क्या दे रहा है, क्या बहाना दे रहा है? मदर्स डोंट गिव, नो इंटरेस्ट, अ ट्रेडिशन, ऑल दीज। तो यहाँ पे ऑल दीज है, ये चारों बहाने, तीनों बहाने वो देता है कि मम्मी ने दिया नहीं मुझे चप्पल पहनने को, ये मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है साथ ही साथ, और ये एक ट्रेडिशन है कि हमें कूड़ा बीनने जो जाना है वो विदाउट चप्पल जाना है। ऐसा ऑथर को, जो साहिब आलम होता है, वो बताता है, रैग पिकर। नंबर 31 वी है हु इज मुकेश? स्टूडेंट, वर्कर, बैंगल मेकर, रैग पिकर। तो वो है बैंगल मेकर, और साहिब आलम जो होता है वो रैग पिकर होता है। तो ऑप्शन सी को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे।
Number 32, what are the reasons for the migration of people from villages to city in the lesson? lesson में मीन्स इस चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग में क्या रीजन है माइग्रेशन का, लोग गांव से शहर की ओर क्यों जा रहे हैं उसका रीजन बताना है. स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, नो मनी, एडुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी. तो यहाँ पे है स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, जो तूफान की वजह से हाउसेज जो घर हैं और फील्ड का जो बहाव हो गया है, मतलब ढह गए हैं, उनकी वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं गांव से शहर की ओर. 33 we have what compels the workers in Bengal industry of Firozabad to poverty. कौन सी चीज होती है जो बैंगल्स को, या कौन सी ऐसी चीज है जो फिरोजाबाद के जो वर्कर्स हैं जो बैंगल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनको गरीबी की तरफ ढकेल जो रहा है, धकेलना होता है, वो क्या रीजन है उसका? कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, current theory and society, bureaucrats and politicians, all of these are the correct answer, क्योंकि उनके लिए कोई भी स्कीम्स नहीं है, जो ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस उनको विजिट नहीं करते हैं, उनका हाल नहीं पूछते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा योजना नहीं लेके आ रहे हैं, कोई स्कीम नहीं लेके आ रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं. साथ ही साथ उनके एंसेस्टर्स का ये प्रोफेशन है, मीन्स उनके पूर्वज ये काम करते चले आए हैं, तो इसीलिए वो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं. और ये उनका एक कर्म है, मतलब एक कर्मा है कि यस मुझे इसी प्रोफेशन में रहना है. तो ये सभी रीजंस मिला करके उनकी जो गरीबी है उसका रीजन बनते हैं, क्योंकि वो उस चीज को छोड़ के जाना नहीं चाहते, ना उनको उसको एक तरीके से अपलिफ्ट करने के लिए, उसको एक तरीके से डेवलप करने के लिए, उस चीज को नई नई टेक्निक्स उसमें लाने के लिए उनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं थ्रू दी गवर्नमेंट. नंबर 34 वी हैव द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट? दैट इज फॉर बैंगल्स. चूड़ियों के लिए फेमस है जो सिटी है फिरोजाबाद, जैसे हमने बताया था. शायद इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका. 35 भी है फिरोजाबाद इज द सेंट्रल ऑफ विच इंडस्ट्री? ऑप्शन डी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का जो सेंटर है वो है फिरोजाबाद. नंबर 36, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का जो एटीट्यूड है वो अपनी फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उससे क्यों डिफरेंट है? बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, बीइंग अ फाइटर, बीइंग अ कवर्ड, नॉट क्लियर. ऑप्शन ए बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर. वो अपने प्रोफेशन को नहीं करना चाहता है, जो उसका एक ये प्रोफेशन है ग्लास मोल्डिंग का, चूड़ियां बनाने का, वो बनना चाहता है एक कार ड्राइवर. दैट्स व्हाई ही वांट्स टू गो टू गैराज टू लर्न हाउ टू ड्राइव कार एंड किस तरीके से कार पे काम किया जाता है, वो ये सब चीजें सीखना चाहता है. नंबर 37 वी हैव व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में सर्वाइवल मीन्स जीने का क्या मीन्स है, कौन सा साधन है? ऑप्शन डी इज द आंसर, रैक पिकिंग. यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे क्योंकि चैप्टर में रैक पिकिंग के बारे में बात हुई है, कूड़ा बीनने के बारे में बात हुई है. और सीमापुरी जो एरिया है वो अभी भी एक स्लम एरिया जाना जाता है दिल्ली में, जहाँ पे ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे. इवन अब थोड़ा से डेवलप हो चुका है, बट पहले के टाइम में रैक पिकिंग, कूड़ा बीनना एक स्लम एरिया वो काउंट होता है दिल्ली का. 38 we have what is the metaphorical symbol of सीमापुरी in lesson? सीमापुरी का जो मेटाफोरिकल जो सिंबल है वो क्या है? दैट इज ऑप्शन डी अ लिटिल हेल. ये है जिसको हम स्लम बोलते हैं, दैट इज ये इसका मेटाफोरिक सिंबल दिया गया है. सीमापुरी को अगर हम बोलते हैं दैट इज अ लिटिल हेल, स्लम के नेम से जाना जाता है. 39 व्हाट इज मुकेश ड्रीम? तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को पिक करेंगे क्योंकि टू बी अ मोटर मैकेनिक was the dream of Mukesh. 40 we have what change did Anish Jung see in the Sahib when he saw him standing by the gate of a neighborhood club? Neighborhood club के गेट पे जब अनीश जंग साहब को खड़ा हुआ देखते हैं तो उसके अंदर क्या चेंज देखते हैं? As if lost his freedom, lost worship, ownership, lost joy, all of these. Option D, all of these is the correct answer. And now we have the questions of deep water. MCQs डिस्कस करेंगे डीप वाटर चैप्टर से रिलेटेड. और डीप वाटर चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें ये विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफिकल बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से ली गई है. डीप वाटर उसका एक एक्सर्शन पार्ट है, एक सीक्वेंस है
जो उसमें उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, तो अपनी लाइफ से रिलेटेड इंसिडेंट्स को उन्होंने डिस्कस किया है। और इस डीप वाटर में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो इनके अंदर एक फोबिया था पानी को लेकर के, स्विमिंग को लेकर के, तो किस तरीके से जब समंदर को वो देखते थे वो किस तरीके से डर जाते थे, तो किस तरीके से उस पे उसने ओवरकम किया इस राइटर ने, विलियम डगलस ने। ये बात उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स में की है। और ये डीप वाटर ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का से लिया गया चैप्टर है, लिया गया एक पार्ट है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये एक फोबिया है जो कि राइटर को होता है सी को देख करके, बड़े बड़े समंदर को देख करके, जो डीप डाइविंग सी हैं उनको देख करके होता है इसको, समुद्र को देख करके, कि मैं इसमें कहीं डूब ना जाऊं। बचपने में उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसको बहुत डर लगता था पानी को देख करके, और किस तरीके से उस पे वो ओवरकम करते हैं इस बारे में उन्होंने बात की है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? दैट इज ऑप्शन डी, विलियम डगलस इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। ऑप्शन डी करेक्ट है। नंबर 2 वी हैव, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड? ऑथर की बात हो रही है, मीन्स विलियम डगलस की बात हो रही है, किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हुए हैं वो? ऑप्शन डी इज द आंसर, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। नंबर 3 वी हैव, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड द ऑथर टॉट इन द हाई स्कूल इन यकीमा? हाउ की हाई स्कूल यकीमा में कितने साल उन्होंने पढ़ाया है? 2 years, 4 years, 3, 5? आंसर इज 5, 2 years is the correct answer. Number 4 we have, after the author was fed up with teaching, he decided to opt for which career? जब टीचिंग के प्रोफेशन से ऑथर जो थे, विलियम डगलस जो थे, वो बहुत फेड अप हो चुके थे, बहुत बोरिंग फील कर रहे थे उस प्रोफेशन में, टीचिंग के प्रोफेशन में, तो उन्होंने कौन सा करियर ऑप्ट करने का सोचा? मेडिकल, गार्डनिंग, इंजीनियरिंग, लीगल करियर? तो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, लीगल करियर, मतलब लॉ रिलेटेड करियर को उन्होंने ऑप्ट करना सोचा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 5, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? स्पीकिंग अबाउट का मतलब वहां पे हुआ कि डीप वाटर जो चैप्टर है उसमें किस बारे में बात की गई है? फियर ऑफ वाटर एंड वे ऑफ टू ओवरकम इट, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ स्विमिंग? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, फियर ऑफ वाटर एंड वे टू ओवरकम इट। पानी का जो एक फोबिया है, एक डर है, और साथ ही साथ इस किस तरीके से उस पे विजय प्राप्त करता है, उसको ओवरकम करता है उस डर को अपने राइटर, इस बारे में डीप वाटर स्टोरी में बात की गई है। नंबर 6, हाउ डिड द ऑथर्स फियर वैनिश? किस तरीके से ऑथर का जो फियर था वो वैनिश हुआ, मीन्स गायब हुआ, कहीं दूर हो गया? with courage, guidance and determination, with care, mother's word, या with guidance? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, with courage। जब कोई चीज का डर एक इंसान के अंदर होता है तो वो क्या करता है, पहले उस डर को जीतने के लिए उसके अंदर साहस होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। साथ ही साथ एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको हो, कोई गाइड करने वाला हो, कैसे इस डर को आपके मन से निकालना है, कैसे उस पे कौन कौन से उसके प्रोसेसेस हो सकते हैं उस डर पे ओवरकम करने को, उस फियर को जीतने का। और साथ ही साथ आपका विल पावर, डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई दीज आर द थिंग्स जो कि ऑथर ने किया, और अपने करेज, गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस, डिटर्मिनेशन के साथ में उस फियर को, फियर ऑफ वाटर को उसने ओवरकम किया, और वो उसकी लाइफ से वैनिश हो गया। नंबर 7 वी हैव, YMCA स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन डी इज द आंसर, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, दिस इज द आंसर, यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन इज द आंसर, यहाँ पे ION होगा। नंबर 8 वी हैव, वेयर इज याकिमा लोकेटेड? याकिमा कहाँ पे लोकेटेड था, किस जगह पे पड़ता है? दैट इज ऑप्शन सी, इन वॉशिंगटन, मीन्स US में है। Number 9 we have, where did the writer go when he was 3 or 4 years old in this story? 3 और 4 साल की उम्र में जब वो राइटर था तो वो कहाँ गया? वॉशिंगटन, न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, कनाडा? ऑप्शन सी इज द आंसर, कैलिफोर्निया गया। नंबर 10, why did he develop a fear of water? fear of water कैसे डेवलप हुआ उसके अंदर, राइटर के अंदर? बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय waves at a beach, बिकॉज ऑफ यंग बॉय, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर, बिकॉज ऑफ हिज मदर? तो ये है ऑप्शन ए। जब वो कैलिफोर्निया गया था तो वहां पे
जब वो बीच पे गया तो वहां पे बीच का जो एक वेव्स थी उसकी वजह से नॉक डाउन मीन्स वो गिर गया, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ काइंड ऑफ फियर ऑफ वाटर इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द ऑथर। तो ये रीजन जो था डरने का पानी से, ये डेवलप कब हुआ, जब वो बचपन में था अपने और वो बीच पे गया था, वहां पे उसको बिकॉज ऑफ द वेव्स जो लहरें थी बीच की उसकी वजह से वो गिर गया, नॉक डाउन हो गया, एंड दीज रीजंस मेड हिम फियर ऑफ वाटर। नंबर 11, व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर। ऑथर को कौन सी चीज हॉन्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी। टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, घोस्ट, हिज मदर्स वर्ड, पुश बाय अ बॉय। ऑप्शन ए, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, स्विमिंग पूल में जो उसका एक्सपीरियंस था, बहुत ही भयावह एक्सपीरियंस जो था, वो चीज उसको हॉन्ट कर रही थी आथर को, कि वहां पे किस तरीके से वो बाल बाल बचा, ड्राउनिंग से, डूबने से उसको पुश कर दिया जाता है उस पूल में, और वो वहां पे मरने से बचा। उसने फेस किया, सामने देखा कि डेथ मेरे सामने है, मौत मेरे सामने है, अब मैं मर जाऊंगा, और ये चीजें एक्सपीरियंस जो था उसको, वो बहुत ही ज्यादा भयावह था ऑथर के लिए। नंबर 12 भी है, हाउ डिड द ऑथर लर्न स्विमिंग। ऑथर ने स्विमिंग कैसे सीखी, with the help of rope, with the help of friend, with the help of his mother, and with the help of swimming instructor. Option D is the correct answer. with the help of the swimming instructor, जो swimming instructor था, जैसे बात हुई कि कौन कौन सी चीजें ऑथर को ओवरकम कराती हैं उसके फियर ऑफ वाटर से, तो वो था एक इंस्ट्रक्टर का हेल्प जो था, कि प्रॉपर जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था उसने उसको हेल्प करा ऑथर को कि आपको स्विमिंग कैसे करनी है और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उसके, उन सब से रिलेटेड है जो हेल्प की ऑथर की, वो था। उस वजह से ऑथर जो था वो स्विमिंग करना सीख गया। नंबर 12 भी हैव हियर, 12 के बाद 13 है, 13 14 का है, जल्दी से आंसर करिए इसका। What did William O. Douglas desire for? Visit to California to be a judge, to learn swimming, to be with his mother. Option C is the correct answer, to learn swimming. जो इच्छा थी विलियम ओ डगलस की, वो क्या थी, स्विमिंग सीखने की इच्छा थी। नंबर 14, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज व्हाइल ड्राउनिंग इन द पूल। ड्राउनिंग पूल में जब वो ड्राउनिंग हो रहा था या जब वो डूब रहा था, तो उसको कौन सी चीज रियलाइज हो रही थी, टेरर इन फियर ऑफ डेथ, स्विमिंग वाज वन, द लाइफ गॉड डिड नॉट कम टू हिज रेस्क्यू, ऑल ऑफ दीज। तो ये है ऑल ऑफ दीज। नंबर फॉर 15 भी है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर। डीप वाटर की थीम की स्टोरी क्या है। ऑप्शन ए है विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। ओके, दिस इज द थीम ऑफ द डीप वाटर स्टोरी। नंबर 16, डीप वाटर इज एन एक्सवर्ट फ्रॉम विच बुक। एक्सवर्ट जो है ये किस बुक का है, दैट इज ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, दैट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ द ऑथर विलियम डगलस। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल ये वर्क है, आत्मकथा है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जहां से ये चैप्टर, ये पार्ट, एक स्टोरी जो है डीप वाटर टाइटल से ली गई है। नंबर 17, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई। डीप वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका एक भावार्थ क्या है। ब्यूटी, डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ ओशन, या फियर। तो ये है फियर। डीप वाटर का जो यहाँ पे इस चैप्टर में जो एक सिग्निफाई जो कर रहा है, वो फियर को सिग्निफाई कर रहा है, फियर ऑफ वाटर को सिग्निफाई कर रहा है। Number 18, who threw Douglas into the swimming pool? That is young boy, instructor, women, young watchman, and a young boy threw Douglas in the swimming pool. Number 19, we have what was the fear in Douglas' mind? That is being drowned. जब वो पुश होता है स्विमिंग पूल में तो उसको क्या फियर था कि मैं डूब जाऊंगा। Number 20, at the age of 3-4, Douglas visited the beach with his father. What caused a terror in his heart then? यहाँ पे है, अभी हमने इस बारे में बात की, तो ये है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि द साइट ऑफ द सी वेव्स, जो सी वेव्स का जो साइट था वो एक तरीके से उसके हार्ट में टेरर या भय एक उत्पन्न कर रहा था। ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ पावर, जो लहरें थी बहुत ओवर पावर थी, बहुत ही शक्तिशाली लहरें तूफान के वे में आ रही थी, और साथ ही साथ द कलर ऑफ वाटर, ये सब चीजें मिलकर के उसके अंदर एक तरीके का टेरर उसके हार्ट में ले आ रही थी विलियम डगलस के, जब वो 3 साल की एज में विजिट किया था कैलिफोर्निया के बीच पे विद हिज फादर। नंबर 21, what were the series of emotions and fear that Douglas experienced when he was thrown into the pool? That was
ऑप्शन डी मिक्स्ड फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। जब उसको फेंक दिया गया था पूल में तो वो कौन सा एक्सपीरियंस, कौन से इमोशंस का सीरीज और डर का सीरीज जो था, एक क्रम था, एक सीक्वेंस जो था, डगलस एक्सपीरियंस कर रहा था। तो मिक्सिंग फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर। नंबर 23, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस ऑफ व्हाट पूल। कौन सा प्लान डगलस ने बनाया पूल के सरफेस पे आने के लिए। थ्रिल thrilled to jump and push himself up, shouted, cried aloud, shouted help. Option A, thrilled to jump and push himself up. अपने आप को वो ऊपर की तरफ पुश कर रहा था so that he can come to the surface of the pool. 23 we have, how did this experience affect the author? Author को इस experience ने किस तरीके से affect किया? Became fearless, confidence, overconfident, became hydrophobic. तो ऑप्शन डी था became hydrophobic, जो कि पानी से डरता है, वो बन गया। जो एक्सपीरियंस था उसका जब उसको ड्राउन कर दिया गया था, जब उसको पुश कर दिया गया था स्विमिंग पूल में, तो ये रीजन था। नंबर 24 we have, what lesson did Douglas learn from his experience of drowning, learning to swim? तो यहाँ पे है ऑप्शन डी फेस द फियर। ऑप्शन डी इज द आंसर। 25 we have, how did the instructor make Douglas a good swimmer? किस तरीके से डगलस को इंस्ट्रक्टर ने, जो स्विमर इंस्ट्रक्टर था, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था, उसने किस तरीके से कौन सा इनको इंस्ट्रक्शन दिया एक अच्छा स्विमर बनने के लिए। प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ रोप बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल, या विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स। यहाँ पे है विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स। किस तरीके से आप गुड स्विमर बन सकते हो रोप्स और बेल्ट की हेल्प से, ये उसने सिखाया। 26, व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विमिंग? स्विमिंग सीखने के लिए डगलस ने कौन सा प्लान बनाया? प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, प्लान टू स्विम मोर, प्लान टू वॉच स्विमर, या प्लान टू जंप। तो प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर को लेना जो कि स्विमिंग सिखा सके उसको, ये प्लान उसने बनाया डगलस ने कि इंस्ट्रक्टर की हेल्प से मैं अच्छी स्विमिंग करना सीख सकता हूँ, जो मुझे आगे भी हेल्पफुल होगी कि कहीं भी किसी भी जगह पे मैं अच्छी और एक कंटिन्यू स्विमिंग कर सकूं। नंबर 27, what does Douglas do to save himself in pool? Use his mind and pushed himself up. ये आंसर होगा ऑप्शन ए, कि अपने आप को, अपना दिमाग चलाया और अपने आप को ऊपर की ओर धकेल रहा था वो, सो दैट कि वो सरफेस पे आ सके पूल के। तो ये पूल में उसने अपने आप को बचाने के लिए ये तरकीब उसने सोची। 28 वी हैव, और प्लीज फ्रेंड्स मुझे जरूर बताइएगा एंड में कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्योंकि हम जल्दी जल्दी से ही आंसर भी कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, इसके साथ ही साथ ग्रामर भी पढ़ना है आपको, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम डूइंग इट इन ए वेरी कॉन्टिन्यूअस वे एंड वेरी फास्ट वे, कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, आंसर भी मिल जाए और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए। 28 को देखते हैं, व्हाई डिड डगलस फेल टू कम टू सरफेस ऑफ द पूल एज ही होप्ड टू? किस तरीके से डगलस फेल हुआ सरफेस पे आने के लिए पूल के, कि वो सोच रहा था कि मैं पहुंच जाऊंगा, अपने आप को वो पुश कर रहा था अब, बट क्यों फेल हुआ? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्विमिंग, बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू मूव, बिकॉज ऑफ फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव। तो ऑप्शन डी होगा फियर, डर और मूव ना होने के रीजंस की वजह से, क्योंकि मूव नहीं हो पा रहा था, वो मूव होने में असमर्थ था, हिलने डुलने में, और जो उसके अंदर फियर था वो उसको मूव नहीं होने दे रही थी, पुश नहीं करने दे रही थी, तो इस वजह से वो फेल हो गया सरफेस पे आने में। नंबर 29, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पूल इंसिडेंट? डेवलप्ड फियर, बिकेम कॉन्फिडेंट, बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड। ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड। जो उसको था पानी से डर, जो बचपन में उसने फेस किया हुआ था डर, जो बीच पे उसने देखा था एक शक्तिशाली पावरफुल वेव्स को, और उसकी वजह से एक जब उसको पूल में धकेला जाता है एक लड़के के थ्रू, तो वहां पे फिर से उसका जो हाइड्रोफोबिया था वो रिवाइव हो चुका था। नंबर 30, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल? ट्वाइस, वंस, 5 टाइम्स या थ्राइस? तो यहाँ पे है थ्राइस, 3 बारी उसने कोशिश करी कि मैं सरफेस पे आ जाऊं पूल के। 31, why did Douglas hate to walk with bare legs? Bare legs means नंगे पाँव घूमने में डगलस को क्यों गुस्सा आता था, उसको क्यों घृणा आती थी उससे, कि वो नहीं घूमना चाहता था?
ugly looking legs, fat legs, because of skin color, because of skinny leg. तो ऑप्शन डी है बिकॉज ऑफ स्किनी लेग, बहुत दुबले पतले पैर थे उसके, जो लेग था, जो लोअर पार्ट था लेग का, और इसी वजह से वो बेयर लेग्स नहीं जाना चाहता था. नंबर 32, why did Douglas' mother recommend that he should learn swimming at the YMCA swimming pool? YM Youth जो एसोसिएशन था, तो वहां पे डगलस की मदर ने क्यों रिकमेंड किया उसको कि आप वहां से जाकर के स्विमिंग सीखो? बिकॉज इट वॉज अ लोकल, इट वॉज सेफ, इट वॉज शैलो एंड सेफ. ऑप्शन डी, इट वॉज शैलो एंड सेफ, मतलब ये एक छिछला और बहुत ही सेफ पूल था, स्विमिंग पूल एसोसिएशन था, जहां पे वो जाकर के वो सीख सकता था, और ऐसा उसकी माँ ने उसको रिकमेंड किया. नंबर 33, व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर? ऑप्शन डी इज द आंसर. टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग. फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए उसने इंस्ट्रक्टर को हायर किया. 34, आई क्रॉस्ड टू ओबिलियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. व्हाट डज ओबिलियन मीन हियर? ओबिलियन का जो मतलब हुआ अनकॉन्शियसनेस. आई क्रॉस टू अनकॉन्शियसनेस एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फेल. Number 35, why was Douglas determined to get over his fear of water? अपनी जो पानी से उसका डर था उसको जीतने के लिए उसने क्यों डिटरमाइन किया, अपने आप को सुनिश्चित किया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, बिकॉज हिज फ्रेंड हैड चैलेंज हिम, बिकॉज ही हैड bet on it, he wanted to win a medal. Option A, because he wanted to swim in the water of Cascade. ये था उसका रीजन जो उसको डिटरमाइन करता है कि आपको स्विमिंग सीखनी चाहिए, मुझे स्विमिंग सीखनी चाहिए. Number 36 we have, what was stopping Douglas to get into the waters of Cascade? कास्केड की जो वाटर्स थे उसको जाने में डगलस को कौन सी चीज रोक रही थी? Memories of Washington, memories of California, instructions given by the instructor, memories full of terror in the pool. ये था memories full of terror in the pool, stopping Douglas to get into the waters of Cascade. Number 37, how did Douglas make sure that he had conquered the old terror? By visiting California, by jumping into the water, by taking a lesson from the instructor, या by swimming into the lake Wentworth. Option D, by swimming into the lake Wentworth. अपने पुराने जो टेरर, जो उसका डर था, उसको कैसे उसको सुनिश्चित हुआ कि मैंने इस डर को जीत लिया है? जब उसने जो लेक थी, झील थी वेंटवर्थ की, वहां पे जब उसने स्विमिंग करी तो उसने को पता चल गया था कि यस, नाउ आई कैन स्विम व्हेनेवर और वेयरएवर देयर इज अ पूल और सी. तो दैट्स व्हाई ही डिटरमाइंड, या वो श्योर हुआ कि मैं अब स्विमिंग अच्छी कर सकता हूँ. 38 वी हैव, what distance Douglas covered while swimming across the lake Wentworth? That is option D, 2 miles. Across the lake of Wentworth, जब वो 2 miles तक डगलस ने स्विमिंग करते हुए कवर किया जो लेक थी वेंटवर्थ की, तो इस वजह से उसको और भी पक्का हो गया था कि श्योर हो चुका था कि मैं अब स्विमिंग अच्छी कर सकता हूँ. 39 भी है, वेयर वॉज द लेक वेंटवर्थ? वेंटवर्थ का जो लेक था वो कहाँ था? इन न्यू हैम्पशायर, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन डीसी. ऑप्शन ई, न्यू हैम्पशायर. न्यू हैम्पशायर वॉज द प्लेस जहाँ पे लेक वेंटवर्थ लोकेटेड था. At first, there was the writer not much frightened when he was thrown into the pool. Because he was sleeping, because he was intoxicated, he thought that lifeguard would come to his rescue because of confidence. तो ये था because of confidence. उसको पता था. शुरुआत में वो क्यों नहीं फ्राइटेंड हुआ, भयभीत हुआ? क्योंकि उसको पता था कि मैं तो निकल जाऊंगा, ये तो स्विमिंग पूल ही है, यहाँ से मैं इजिली स्विमिंग करते हुए या अपने आप को पुशअप करते हुए ऊपर आ जाऊंगा. तो ये कॉन्फिडेंस था उसके अंदर जो जिसने उसको फ्राइटेन नहीं किया, भयभीत नहीं किया. जब वो जब पूल में फेंका गया था, उसको पुश किया गया था पूल में, और सब पहली थॉट उसके माइंड में यही आई कि मैं तो कर लूंगा स्विमिंग. कॉन्फिडेंस, ही वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एट फर्स्ट व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि डीप वाटर से रिलेटेड थे.
आज की क्लास में हमने 3 चैप्टर्स जो कि आपके क्लास 12th के थे उसे डिस्कस किया। पार्ट फर्स्ट है ये हमारा क्लास 12th केवीएस पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड एमसीक्यूज का सेशन चल रहा है हमारा। सीरीज पार्ट सेकंड का सीरीज जो होगा उसमें कुछ हम और चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आप सभी के साथ में स्टे कनेक्ट रहिए इस चैनल के साथ में। साथ ही साथ आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा notice writing related video. Please go and check out this video. Thank you for watching.